प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक जो अनुसंधानकर्ता होता है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होता है कि वह आंकड़ों को संग्रहित कर एक निश्चित सारणी में या श्रेणियों में तैयार करे, ताकि उसका उन सांख्यिकीय आंकड़ों का उचित औसत या मध्य संख्यांक निकाला जा सके। इसके लिए हम सारणियों का प्रयोग तो करते ही हैं, किंतु सारणियां समस्त आंकड़ों के या समस्त जानकारियों के प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। उससे केवल सांख्यिकीय निष्कर्ष ही निकाले जा सकते हैं। तो हम ऐसे आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ श्रेणियों का उपयोग करते हैं और इन श्रेणियों को हम अनेक श्रेणियों में बांट सकते हैं या इन श्रेणियों को अनेक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इन श्रेणियों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं सांख्यिकीय श्रेणियों को किन किन भागों में बांटा जा सकता है। तो ये सांख्यिकीय श्रेणियां हैं, इनको हम इन भागों में बांट सकते हैं। सांख्यिकीय श्रेणी को सबसे पहले दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सरल श्रेणियां और दूसरा आवृत्ति श्रेणियां। सरल श्रेणी और आवृत्ति श्रेणियां। अब आवृत्ति श्रेणियों को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। आवृत्ति श्रेणी को पहले असमान आवृत्ति श्रेणियों में बांट सकते हैं, असमान आवृत्ति श्रेणियां, और दूसरा संचयी आवृत्ति श्रेणियां। तो संचयी आवृत्ति श्रेणियां, इनको दो भागों में बांटने के बाद असमान आवृत्ति श्रेणियों को पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें खंडित श्रेणियां और अविच्छिन्न श्रेणियां अर्थात अखंडित श्रेणियां कह सकते हैं। जिसमें पुनः अखंडित श्रेणियों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, समान वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां और असमान वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां। तो आइए देखते हैं किसे सरल श्रेणियां, आवृत्ति श्रेणियां, असमान आवृत्ति श्रेणियां, संचयी आवृत्ति श्रेणियां, खंडित श्रेणियां, अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणियां, सामान्य वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां, असमान वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं ये श्रेणियां क्या होती है। इसे हम सरल श्रेणी, आवृत्ति श्रेणी, असमान आवृत्ति श्रेणी, संचयी आवृत्ति श्रेणी, खंडित श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी, समान वर्ग अंतराल वाली श्रेणी और असमान वर्ग अंतराल वाली श्रेणी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सांख्यिकीय श्रेणियां। इसके अंतर्गत इसको दो भागों में बांट सकते हैं, सरल श्रेणियां और आवृत्ति श्रेणियां। तो सरल श्रेणियां किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणियां जिसमें श्रेणी का पद मूल्य दूसरे अंक से, संख्या से पूर्णतः अलग हो, स्वतंत्र हो, तथा श्रेणी में वह केवल एक ही बार आया हो, अर्थात ऐसी श्रेणी जिसमें अंकों की फ्रीक्वेंसी केवल एक हो, वह सरल श्रेणी कहलाता है। जैसे मानो किसी कक्षा में छात्रों का प्राप्तांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आए हों, अर्थात प्रत्येक पद मूल्य केवल एक बार आया हो, तो ऐसी श्रेणियों को हम सरल श्रेणी कह सकते हैं। दूसरा आवृत्ति श्रेणी, अर्थात सरल श्रेणी से भिन्न कोई अंक या संख्या की आवृत्ति एक या एक से अधिक हो, अर्थात तो उसे आवृत्ति श्रेणियां कहते हैं। जैसे मानो किसी कक्षा में विद्यमान छात्रों का प्राप्तांक 5 नंबर पाने वाले छात्रों का फ्रीक्वेंसी 2 है, 6 नंबर पाने वाले छात्रों का फ्रीक्वेंसी 3 है, 7 नंबर पाने वाले छात्रों की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इस प्रकार उसकी आवृत्ति हो, प्रत्येक पद मूल्य की एक निश्चित आवृत्ति हो, तो ऐसी श्रेणियों को हम आवृत्ति श्रेणियां कहते हैं। इसे पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो समान आवृत्ति वाली श्रेणियां और दूसरा संचयी आवृत्ति वाली श्रेणियां। तो समान आवृत्ति वाली श्रेणियां का मतलब है जिसमें आवृत्ति की श्रेणियां समान हो, और संचयी आवृत्ति की श्रेणियां जिसमें आवृत्ति को
क्रमिक रूप से संचय करते हुए, जैसे 5 की आवृत्ति 2 है तो 6 की आवृत्ति, यदि 6 की आवृत्ति भी 2 है तो 7 की आवृत्ति इन दोनों को जोड़कर 4 हो जाएगी। तो ऐसे संचयी आवृत्ति से और संचयी आवृत्ति श्रेणियां कहते हैं। समान आवृत्ति श्रेणियों को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, खंडित श्रेणियां और अविच्छिन्न यानी अखंडित श्रेणियां। तो खंडित श्रेणियां जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वह पूर्णतः दूसरे फ्रीक्वेंसी से या पद मूल्य से एकदम भिन्न हो, स्वतंत्र हो, अर्थात 10 से 20 तक के 10 छात्रों का प्राप्तांक 15 हो, 20 छात्रों का प्राप्तांक 16 हो, अर्थात पूर्णतः अलग अलग उसके फ्रीक्वेंसी हो, तो खंडित श्रेणियां कहलाती है। या इसको बोल सकते हैं कि 10 से 20 तक हो तो 15, 15 से 20 तक हो तो 16, इस प्रकार से। अविच्छिन्न श्रेणियां जिसको वर्गों में विभाजित किया गया हो फ्रीक्वेंसी को, यानी पद मूल्य को वर्गों में 100 से 200 तक का प्राप्तांक है 40। ऐसा यदि श्रेणियों में बांट दिया गया हो, अखंडित श्रेणी हो, तो उसे अविच्छिन्न श्रेणियां कहते हैं। और यदि उन्हीं श्रेणियों के अंतराल यदि समान हो तो उसे समान वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां कहते हैं। जैसे 15 छात्रों का प्राप्तांक 1, 16 छात्रों का प्राप्तांक 2, तो यदि ये समान वर्ग अंतराल तो उसको समान वर्ग अंतराल वाले, और यदि उस का फ्रीक्वेंसी या पद मूल्य का अंतराल असमान हो तो उसे हम असमान वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां कह सकते हैं। तो ये है सरल श्रेणी, आवृत्ति श्रेणी, असमान आवृत्ति श्रेणी, संचयी आवृत्ति श्रेणी, खंडित श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी, समान वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां और असमान वर्ग अंतराल वाली श्रेणियां। इसके बाद हम समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। समांतर माध्य किसे कहते हैं, क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं होती है, क्या विशेषता होती है, और किन किन विधियों के माध्यम से हम समांतर माध्य या एवरेज को निकाल सकते हैं अलग अलग श्रेणियों की। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर माध्य या औसत किसे कहते हैं। तो समांतर माध्य या औसत का तात्पर्य है किसी समांत माला के समस्त पद मूल्यों के योग को पदों की कुल संख्या अथवा आवृत्ति से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, समांतर माध्य या एवरेज कहते हैं। समांतर माध्य को एवरेज ही कहा जाता है। तो जितने भी पद मूल्य होते हैं उसको जोड़कर जितने आवृत्ति है, जितनी कुल संख्या है, उससे भाग देने पर हमें जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, मानो किसी कक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक 4 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 10, 40, 20 और 30 है, तो इन लोगों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, इन चारों पदों के मूल्यों को हम यहाँ योग कर देते हैं और चारों पदों के मूल्यों को अर्थात 10 + 40 + 20 + 30 = 100। और चूंकि पदों की संख्या कितना है, 4 है, 1 2 3 4 है, तो 4 से उसको भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है वही क्या कहलाएगा, समांतर माध्य या एवरेज कहलाएगा। तो समांतर माध्य का एक सूत्र बना सकते हैं, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये हमारा समांतर माध्य या एवरेज का सूत्र हो जाएगा। जितने भी पद हैं उसका योग और पदों की संख्या जितना है उससे भाग देने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा एवरेज या समांतर माध्य कहलाएगा। समांतर माध्य या औसत की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि विभिन्न सांख्यिकी विदों ने इसे कैसे परिभाषित किया है। तो इसके लिए हम 2 सांख्यिकी विधियों का सहारा लेते हैं, उनके परिभाषाओं को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। एक तो सबसे पहले है एल्हांस के अनुसार सांख्यिकी विधि है, ये क्या कहते हैं, कैसे परिभाषित किया है, किसी समंक माला में
अंकगणितीय औसत अथवा माध्य वह है जो विभिन्न पदों के मूल्यों में उसकी कुल आवृत्ति से भाग देने पर जो प्राप्त किया जाता है उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। अर्थात जितने भी पद हैं उसके मूल्यों को योग करने पर और उसकी जितनी भी आवृत्ति है उससे भाग देने पर जो भाग प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। किंग कहते हैं कि समंक माला के पदों के योग में उसकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत या माध्य कहा जाता है। तो इन दोनों सांख्यिकीय विधियों के परिभाषाओं को देखने पर ऐसा लगता है कि या यह पता चलता है कि जो एवरेज है या औसत होता है वह जितने भी पद जो होते हैं उनके मूल्यों को आपस में जोड़कर उन पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही औसत या सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप में देखें, यदि किसी कार्यालय में 3 कर्मचारी कार्य करते हैं और उनका वजन जो है 70 केजी, 80 केजी और 90 केजी है, तो कैसे उसका औसत निकालेंगे? इन तीनों पदों के मूल्यों को हम योग करेंगे। तो योग करने पर 70 + 80 + 90 = 240 और चूंकि कितने कर्मचारी हैं? 3 कर्मचारी हैं, अतः उससे भाग देने पर जो प्राप्त हुआ 80 केजी जो प्राप्त हुआ वह उन कर्मचारियों का औसत वजन होगा। तो इस प्रकार समांतर माध्य का एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं जिसके अनुसार जितने आंकड़े हैं या जितने पद मूल्य है उनको जोड़कर उसकी पद मूल्यों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? औसत होगा। तो आइए देखते हैं समांतर माध्य की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो समांतर माध्य की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। एक तो पहला कि समांतर माध्य समस्त पदों के मूल्यों के योग को पदों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। अर्थात समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए हमें समस्त पदों के मूल्यों का योग करना पड़ता है और उसे उसके पदों की संख्या से भाग देना पड़ता है, तब कहीं जो भागफल प्राप्त होता है वो हमें औसत के रूप में प्राप्त होता है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा, इसमें सभी इकाइयों के पद मूल्यों का उपयोग किया जाता है। हमको औसत प्राप्त करने के लिए सभी जो पद हैं, जितने भी पद हैं, उनके पद मूल्य का प्रयोग करना होगा। यदि एक भी पद मूल्य छूट जाएगा तो फिर हमें समांतर माध्य या औसत प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सभी इकाइयों के पदों का जो मूल्य होता है, इकाइयों का जो मूल्य होता है, उसका हमें इसमें उपयोग करना होता है। तीसरी विशेषता है कि जिस प्रकार पदों के मूल्य को बहुत महत्व दिया जाता है, यानी जितने पद मूल्य हैं वो हमारे इस औसत निकालते समय समस्त पदों का होना अनिवार्य होता है। एक भी पद का मूल्य छूटने पर वो हमें औसत की प्राप्ति नहीं होगी, वास्तविक औसत की प्राप्ति नहीं होगी। और चौथे नंबर पर है कि जिस प्रकार समस्त पद मूल्यों का उपयोग होता है, महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार समस्त पदों के आवृत्तियां भी अति आवश्यक होती है। एक भी आवृत्ति छूटने पर हमें निश्चित या वास्तविक औसत प्राप्त नहीं होगा। तो हमें ध्यान देना है, समस्त पद मूल्यों का प्रयोग करना आवश्यक है, समस्त पदों की आवृत्तियों का भी प्रयोग करना आवश्यक होता है। और पांचवी विशेषता है कि माध्य निश्चित व यथार्थ होते हैं। जो हमको समांतर माध्य या औसत मिलता है वो निश्चित होता है, यथार्थ होता है, वास्तविक होता है। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं कि जो समांतर माध्य हम निकाले हैं उसको समस्त जो पद हैं उसकी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें पद मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें माध्य निकालना है, पद मूल्यों की संख्या निकालना है, पद मूल्य निकालना है, तो इनमें से कोई दो जानकारियां हमारे पास है, या माध्य या पदों की संख्या है तो हम पद मूल्य निकाल सकते हैं, पद मूल्य या पदों की संख्या है तो हम माध्य निकाल सकते हैं, माध्य और पद मूल्य है तो हम पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो
तो इस प्रकार इसकी 5 विशेषताएं हैं और पांचों विशेषताएं समांतर माध्य की अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो आइए हम समांतर माध्य को कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, कौन से मेथड अपनाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो समांतर माध्य को की गणना करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। समांतर माध्य सरल श्रेणी में हो सकते हैं, खंडित श्रेणी में हो सकते हैं, अविच्छिन्न श्रेणी में भी हो सकते हैं। तो इन तीनों ही श्रेणियों का गणना करने के लिए हम 2 विधियों का उपयोग कर सकते हैं। यानी समांतर माध्य निकालने के लिए हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि और दूसरा लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं और लघु विधि जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। दोनों ही माध्यमों से हम तीनों श्रेणियों में जो आंकड़े हैं उनका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत कैसे निकालेंगे हम समांतर माध्य? तो प्रत्यक्ष या किन आंकड़ों का हम समांतर माध्य निकाल सकेंगे? तो ऐसे पद या ऐसे पद मूल्य जिनकी संख्या कम हो तथा उसका पद मूल्य भी कम हो और दशमलव में ना हो, ऐसे आंकड़ों या समंक का हम औसत प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से जितने भी पद हैं उनके पद मूल्यों को हम जोड़ देंगे और उनकी पदों की जो संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो हमें प्रत्यक्ष विधि से उसका मीन यानी औसत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 2 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला, पद मूल्यों की संख्या क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अधिक होने पर हम नहीं निकाल पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, पद मूल्य दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। दशमलव में होंगे तब हम प्रत्यक्ष विधि से उसके प्रत्यक्ष विधि से निकालने में हमें कठिनाई होगा, नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा मेथड है समांतर माध्य निकालने का लघु विधि, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में हम पदों के मूल्यों की संख्या बहुत अधिक है या दशमलव में है, तब भी लघु विधि के माध्यम से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। समांतर माध्य निकालने लघु विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले जो आंकड़े होते हैं, पद मूल्य होते हैं, उसमें से एक पद मूल्य को हम कल्पित समांतर माध्य मूल्य मान लेते हैं और दूसरे जो पद मूल्य होते हैं उससे उसका विचलन ज्ञात करते हैं, अर्थात अंतर ज्ञात करते हैं। और जितने विचलन आते हैं उन सब विचलन मूल्यों को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद पद मूल्यों का जो योग होता है, जितने पद मूल्य हैं जिनका योग है, उससे भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह समांतर माध्य होता है। अर्थात यहां फार्मूला बना सकते हैं विचलनों का योग बटे पद मूल्यों का योग। तो कल्पित मूल्य हमें मानना पड़ता है और समस्त पदों का उससे हमें विचलन प्राप्त करना होता है। समस्त विचलनों के मूल्यों को जोड़कर समस्त पदों के मूल्यों से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? औसत प्राप्त होता है। तो आगे के लेक्चर में हम सरल श्रेणी, खंडित श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी, तीनों श्रेणियों की दोनों विधियों से एक उदाहरण देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालेंगे और लघु विधि से कैसे निकाल पाएंगे। और चाहे वह औसत प्रत्यक्ष विधि से निकाला गया हो या लघु विधि से निकाला गया हो, दोनों के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों ही एक समान होंगे, चाहे किसी भी विधि से उसे निकाला गया हो।